आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। Magnetic effects of current. Initially, electricity यानी करंट और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाज टू इंडिपेंडेंट टॉपिक्स इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, बट आफ्टर one experiment known as Oersted experiment in 1820. Oersted was the first man who linked electric current and magnetic field into one domain of physics. The experiment is very simple. Oersted experiment. एटीन 20 से पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एकदम इंडिपेंडेंट था और इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं था। दोनों डिफरेंट टॉपिक्स था, जैसे मैकेनिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, अलग अलग। लेकिन आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट electric current and magnetic field comes into one domain. That is, there is a certain relationship between electric current and magnetic field. How it is observed through this experiment is now illustrated as Oersted taken a battery and a key. ये ए है, ये बी है, ये वायर है, ये है ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। AB के जस्ट बिलो एक मैग्नेटिक नीडल को रखा गया है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हम लोग जानते हैं ये जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक नीडल है, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट लिख दे रहा हूं यहाँ, मैग्नेटिक नीडल कैन रोटेट about vertical axis in horizontal plane. ये नीडल जो है can be rotated in horizontal plane about a vertical axis. अब देखिए सेटअप 1 में क्या हुआ। When
I इक्वल टू 0, मतलब की ओपन है। अभी की जो है ये ओपन है, ये है की के है। तो की अगर ओपन है तो सर्किट क्लोज नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो अगर नहीं होगा तो मैग्नेटिक नीडल जो है, अगर किसी मैग्नेटिक नीडल को आप सस्पेंड करेंगे तो नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होगा और साउथ ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ रहेगा। देयर इज नो डिफ्लेक्शन, देयर इज नो डिफ्लेक्शन। Observe in the magnetic needle. And stay in geographical south, geographical north direction. सेटअप 2 में देखिए, ये 5 मिनिमम है ना, ठीक है। सॉरी, when key K is closed, there is a current in the wire flows from A to B. अगर की को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होगा ए से बी के डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखा गया जैसे ही करंट वायर में फ्लो किया, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ। तो हम जानते हैं जो सिमिलर काइंड्स ऑफ फील्ड इंटरैक्ट ईच अदर। अगर दो मास है, ये भी मास ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी मास ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। अगर एक चार्ज लाएंगे तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा चार्ज को लाएंगे ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो दो चार्ज के बीच में आइदर अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है। तो अगर करंट फ्लो किया और मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो एक करंट कैरिंग कॉइल produces magnetic field around it, and this field produced by the current interact with the magnetic needle, which results observed in deflection. So when key is closed, there is a current in the wire flows from A to B, and there is a deflection.
observed in the magnetic needle. This deflection shows that there is interaction between electric current and magnetic needle. How this happened? From this deflection, we observe that a current carrying conductor produces मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर बी फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस बी फील्ड interact with magnetic field produced by the magnetic needle. Whose results deflect in the rotation of magnetic needle. Finally, we can say that a current carrying conductor produces B field around it.
अच्छा तो होता क्या कि मैं बोलता ये टाइप करते चला जाता, ट्रेजर से लिखने की जरूरत ही नहीं थी, तो फास्ट भी काम होता, बोलता जाता और ये लिखते जाता, तो टाइम भी इतना नहीं लगता, लिखने में टाइम ज्यादा लगता। Thus, Oersted was the first man who linked electricity and magnetism into one domain. Known as electromagnetism. Known as electromagnetism. Now, after 80-20, electromagnetism was introduced for the section of current electricity who produces the magnetic field. तो 1820 से पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कंप्लीटली अलग अलग चैप्टर था, अलग टॉपिक्स था, उसमें कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन 1820 के बाद एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से ऑर्स्टेड ने ये बता दिया, जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक सर्टेन रिलेशन है। किस तरह रिलेशन को उसने एक्सप्लेन किया है, मैंने किया है, और इस ब्रांच का नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 12th में तो ये आता ही है, और लेकिन इंजीनियरिंग मेडिकल में आएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कौन लिंक किया, कौन जोड़ा, कौन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया, तो वो है ऑर्स्टेड। तो हम समझते हैं आप लोग समझे होंगे इस चीज को। ओके, ये नहीं चल रही। अब आते हैं नेक्स्ट, जो है यहां से इनफैक्ट स्टार्ट होता है, ये है बायोट-ज़ेबार्ट लॉ। बायोट-ज़ेबार्ट लॉ को शॉर्ट में कहते हैं BSL लॉ। Biot-Savart law in magnetism is analogous to Coulomb's law in electrostatics, and it is convenient. It is very convenient to find magnetic field due to a current carrying conductor of any shape
तो देखिए बायट-सैवर्ट लॉ is analog of Biot-Savart law in magnetism. In magnetism is analogous analog to Coulomb's law. Coulomb's law in electrostatics. In electrostatics. It is very convenient to find. It is very convenient to find magnetic field due to current carrying conductor. Current carrying conductor of any shape. It is very convenient to find B field due to current carrying conductor of any shape. Let us take a current carrying conductor of arbitrary shape. This is the GH. इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। हमको इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते किसी पॉइंट पे बी फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट हमारा जो ये होगा डिसीजन होगा, फर्स्ट टू टेक a small equal straight segment. We divide the whole conductor into a small equal current element. इस तरह से पूरे को डिवाइड कर देना। और एक हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ देखिए, मान लिया जाए यहाँ पे एक हम स्मॉल करंट एलिमेंट लिया, ये है, और करंट का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में डीएल का, ये इसको हम कहेंगे आई, इसमें करंट है आई, और ये जो है लेंथ, इसको डीएल कहते हैं। ये जो है स्मॉल वाला लेंथ, ये डीएल लेंथ, इसको कहते हैं करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट के चलते मान लीजिए हमको इस पॉइंट पे बी फील्ड निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसके यहाँ स्केल से मान लीजिए इस पॉइंट को मिला दिया, ये पोजीशन वेक्टर आर है, यहाँ पे डीएल और आर के बीच का ये डीएल वेक्टर है एक्चुअली, इसके बीच का एंगल थीटा है। हाँ, थीटा यहाँ लिख दे रहा हूं, थीटा इज द
एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड वेक्टर r। dl वेक्टर का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लेंगे? करंट के डायरेक्शन में लेते हैं। The direction of dl vector is the direction of current। अकॉर्डिंग टू बीएसएल लॉ इसको हम लोग कहते हैं करंट एलिमेंट। इसको कहते हैं करंट एलिमेंट। ये है आपका करंट एलिमेंट। तो पहले हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ से एक करंट एलिमेंट के चलते बी पॉइंट पे निकालेंगे बी फील्ड, और उसके बाद टोटल को निकालने के लिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ बी फील्ड due to current element IDL at point P is given by ये होगा आपका dB वेक्टर एट P। ये होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये कांस्टेंट है। उसके बाद होता है ये I dl क्रॉस r बाय आर क्यू। आर क्यू का मतलब है वेक्टर r का मैग्नीट्यूड का क्यू। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। ये एक एलिमेंट के चलते हुआ। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे आप, ये एक एलिमेंट के चलते हुआ अगर इसका मैग्नीट्यूड आप देखें तो ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई dl। दूसरा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे dl और r का मैग्नीट्यूड लेंगे तो dl r साइन थीटा होगा, और यहाँ r है, यहाँ r क्यू है, तो नीचे r स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा I, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखेंगे आप। तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है। ये हो जाएगा I dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से देखिए जो बी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो बी फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो dl क्रॉस r का होगा।
डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? हम लोग 11th में पढ़े रहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो दो तरीका है आपको डायरेक्शन निकालने का, एक है थंब रूल और एक है राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो हम बेसिकली राइट हैंडेड स्क्रू रूल आपको बता रहे हैं। डीएल और आर के प्लेन में, एक मिनट रुको, ये स्मॉल एलिमेंट लिए थे, ये P पॉइंट था, ये वेक्टर R था, ये DL है और ये I था। इसको हमने करंट एलिमेंट कहा था। तो DL और ये जो थीटा है, ये DL और R के बीच का एंगल थीटा है। तो हम लोग क्या B का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? DL और R वेक्टर के प्लेन में, जैसे देखिए ये है वेक्टर R और ये है वेक्टर DL, इसके बीच का एंगल थीटा है। अब हम क्या करेंगे, डीएल और आर के प्लेन में राइट हैंडेड स्क्रू रखेंगे और स्क्रू को डीएल से आर की तरफ रोटेट कराएंगे। डीएल से आर की तरफ रोटेट कराएंगे तो ये होगा क्लॉकवाइज। ये अगर क्लॉकवाइज, आप स्क्रू को अगर क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो किधर वो एडवांस करेगा? वो अंदर जाएगा, मतलब टाइट होगा स्क्रू। क्लॉकवाइज तो टाइट, टाइट का मतलब हो गया इनवर्ड, मतलब डीएल पर भी बी जो होगा डीएल और आर के प्लेन पे, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। हाँ, ये है, हम बता रहे हैं आपको राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ये हम लोग 11th का ही टॉपिक्स है जहां पे हम लोग ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड। तो यहाँ पे बी फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इनवर्ड हो जाएगा। ये जी है, ये एच है। ये हमने एक करंट एलिमेंट के चलते हमने बी फील्ड निकाला। अब हमको टोटल के चलते निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो बी फील्ड एट पी ड्यू टू, अच्छा एक मिनट रुको, वो डायरेक्शन के बारे में लिखवा देता हूं। द डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड क्लास में होता है क्या? क्लास में क्या होता है, बहुत सारी बात को लिखा दी, बोर्ड पे लिखे जो जरूरत हुआ, नहीं तो बहुत सारी चीज को बोल दिए तो बच्चे लिख लिए, लेकिन यहाँ पे तो वो बात नहीं। द डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड इज सेम as the direction of vector dl cross r। डीएल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होगा वही बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो डीएल और आर के प्लेन में राइट हैंडेड स्क्रू को रखेंगे और डीएल से आर की तरफ रोटेट कराना है तो क्लॉकवाइज करेंगे तो टाइट होगा तो अंदर जाएगा प्लेन पे परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। अब आइए, अब हमको टोटल बी फील्ड चाहिए। द नेट बी फील्ड due to whole conductor can be obtained by integrating
by integrating equation 1. तो ये हो जाएगा आपका B फील्ड एट P म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसको इंटीग्रेट कीजिए I dl क्रॉस R बाय R क्यूब, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड का क्यूब फ्रॉम G से H. This is the net. This is the net B field due to hole conductor. This is the equation number 3. तो ये आपका थ्योरी है. इसके बाद हम लोग इसका स्पेशल केस डिस्कशन करेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम सेक्शन पे आएंगे. ओके, थैंक यू. आगे बढ़ता हूँ.